काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर और वीडियो अपलोड कीजिए। थोड़ा हमें समय नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण हमने और वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, लेकिन अब आप टेंशन मत लीजिए। हम समय समय पर आपको हर एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप जिससे अपनी पढ़ाई को एक सुगमता और अपने उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं। तो आइए प्रिय दोस्तों, सभी से प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राधे। तो आइए, आज अध्याय है हमारा जय प्रक्रम। हमने 2 लेसन पढ़ा दिए थे पहले ऑलरेडी। तो इस लेसन में हम समझेंगे जय प्रक्रम के बारे में। जय प्रक्रम मतलब जीव किस किस प्रकार से अपने दैहिक और आकार की संरचनाओं के साथ साथ मिल करके अपने जीवन का किस तरह से पोषण करते हैं। तो यही एक जय प्रक्रम के बारे में आज हम लेके चलेंगे। तो समझेंगे बहुत बड़े अच्छे क्वेश्चन माइंड से। देखिए, सपने आपके हैं तो पूरे आपको ही करना पड़ेगा। जब तक आप स्टडी अच्छे से नहीं करोगे, अच्छे मार्क नहीं ला पाओगे, तब तक आपको पढ़ने में और पढ़ाने में या आपको अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो बड़े अच्छे से समझेंगे। आइए दोस्तों, देखिए जय प्रक्रम सबसे पहले समझते हैं कि जय प्रक्रम कहते किसे हैं। ठीक है ना, जय प्रक्रम कहते किसे हैं। तो जय प्रक्रम में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जैसे अब देखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन और कई एक कंपाउंड, यानी सभी ये मिल करके जो कार्य करते हैं उसी को हम जय प्रक्रम कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, हम पहला पॉइंट समझेंगे पोषण। पोषण ये तो आप समझ ही चुके होंगे जय प्रक्रम क्या है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। अब उसके बाद बात आती है हमारी, ये तो पहली हेडिंग थी। उसके बाद सेकंड समझेंगे पोषण। जीव किस किस प्रकार से पोषण करते हैं। अब जीव ही नहीं, पौधे भी करते हैं भाई, क्योंकि पौधे भी क्या है, सजीव है। हमने बताया था सजीव में कितने लक्षण होना चाहिए, 2 से 3 लक्षण पाए जाए। जैसे बायो, बायोलॉजी, बायो, बायो टू, बायो मीन्स होता है जीव बोलेंगे हम, और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी सजीवों, सजीवों के बारे में स्टडी करना क्या है बायोलॉजी। सजीवों के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना या स्टडी करना क्या है बायोलॉजी। तो अब बायोलॉजी के अंतर्गत हमने बताया था सजीव, सजीव कितने, सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हमने बताया था सजीवों में नंबर 1 सजीव, सजीव के लक्षण। तो सजीव में सबसे पहला लक्षण होता है वृद्धि। नंबर 2 होता है पोषण। नंबर 3 होता है श्वसन। नंबर 4 होता है प्रजनन। नंबर 6 होता है उत्सर्जन। और नंबर नेक्स्ट और होता है, उसे बोलते हैं हम मृत्यु। भाई जीवों की मृत्यु भी होती है, सजीवों की कंपलसरी है ये तो, लेकिन कुछ जीवों की मृत्यु भी नहीं होती। अब आप ये कहेंगे कि सर मृत्यु क्यों नहीं होती है। तो देखिए, मृत्यु कुछ ऐसे हमारे इस पर्यावरण में, इस हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं जीव जिनकी मृत्यु निश्चित नहीं है, यानी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसका भी रीजन होता है।
तो समझते हैं उस रीजन को क्या होता है। हमने बताया था अमीबा, अमीबा क्या करता है, हमने उसमें समझा दिया था अमीबा द्विविभाजन विधि द्वारा जनन करता है अगले पार्ट में, तो उसमें आप समझ लेंगे। तो अमीबा क्या है, देखिए अमीबा जिस तरह से ये था, ये अमीबा है, इस अमीबा में से अब देखिए इसमें जनन होगा द्विविभाजन विधि द्वारा। तो एक अमीबा इधर आएगा और एक अमीबा इधर दूसरे रूप को ले लेगा, यानी यहाँ से बीच से ये अमीबा का खंडन होगा और एक जीव इधर बना, एक जीव इधर बना। तो हम कह सकते हैं कि अमीबा की मृत्यु निश्चित नहीं है। अब इसकी मृत्यु होगी भाई, आधा अमीबा इधर बन गया आधा उधर बन गया, तो इसकी मृत्यु हुई नहीं हुई ना। तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे जीव हैं प्रकृति में जिनकी मृत्यु निश्चित नहीं है, तो ये मृत्यु इनकी निश्चित नहीं है। तो समझते हैं हम पोषण, पोषण किस किस प्रकार से जीव करते हैं, तो देखेंगे। अब देखिए पोषण, पोषण में जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब पोषण क्या होता है, हमें बताया था कि पोषण में सर्वप्रथम पौधे कुछ ऐसे लक्षण को या जीव ऐसे लक्षण करते हैं जिससे वो अपने आकार की संरचना बनाते चले जाते, वृद्धि होती चली जाती है। अब उसमें कुछ निम्नलिखित ऐसे चरण होते हैं, जैसे कुछ जैसे प्रोटीन, पेप्टोन और कार्बोहाइड्रेट इत्यादि ऐसे पदार्थों का वहन करने के बाद में और उनसे प्रोग्रेस करते हैं। तो जीव, जीव क्या करते हैं, पोषण किस प्रकार से करते हैं। हमने सपोज किया जैसे हम लेटे हैं या हम क्लास में पढ़ रहे हैं या बैठे हुए पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी ऊर्जा व्यय हो रही है। और ऊर्जा हमें किससे मिलती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा, ऐसे वसी तेल, फैटी एसिड, इन सभी से क्या हमें ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा से क्या होता है, हमें हमारे शरीर में शक्ति मिलती है और शक्ति और ऊर्जा से हमारे शरीर का विकास भी होता है, वृद्धि होती है, सजीवों की निश्चित प्रोसेस होता है। तो इसे हम सजीव कह सकते हैं। अब देखिए पोषण, पोषण की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड इत्यादि से तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड इत्यादि से शरीर का विकास होना, शरीर का विकास होना पोषण कहलाता है। यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड इत्यादि से शरीर का विकास होना क्या कहलाता है, पोषण। अब शरीर का विकास हो रहा है, हमने प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट लिए, फैटी एसिड, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स लिए जिनके माध्यम से हमारे शरीर का विकास हुआ है, यही क्या है, पोषण। अब पोषण सजीव करते हैं। सजीव पोषण किस किस प्रकार से करते हैं, तो उसे समझेंगे। नंबर 1, अब देखिए हमने बताया था
के पोषण, पोषण तो समझा दिया। आप देखिए सजीव, सजीव भोजन। अब सजीव में हमने बताया था जंतु भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, कवक भी आते, कुछ शैवाल भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये सभी क्या है, सजीव हैं। इन सभी में सजीव, ये सजीव श्रेणी में आते हैं। तो देखिए सजीव भोजन। अब सजीव दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया आपको। नंबर एक समझेंगे हम बोलेंगे जिन्हें स्वपोषी। ऐसे जीव जो स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब आप समझते ही होंगे भाई, छोटी क्लासों में पढ़ाई होगा, बहुत कॉमन बात है, जैसे 6 या 5 में पढ़ा होगा। स्वपोषी ऐसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सके, उसको बना सके, स्वपोषी कहलाते हैं। वे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। वे जंतु अपना भोजन जो स्वयं नहीं बना पाते उन्हें हम विषमपोषी या परपोषी भी कहते हैं। भाई कंडीशन सभी है की। तो स्वपोषी, स्वपोषी क्या उदाहरण होता है, पौधे। क्या होता है, पौधे। अब पौधे, पौधे स्वपोषी होते। जैसे मान लीजिए भोजन, भोजन क्या हम बना सकते हैं, जीव बना सकता है, नहीं बना सकता। पौधे ही हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा जनरेट एनर्जी को वो फूड के रूप में संचित कर देते हैं, जो मनुष्य के लिए या जीव जंतुओं के लिए हो जाता है। तो उसे हम परपोषी या विषमपोषी भी कह सकते हैं। अब पौधे, इसका एग्जाम्पल स्वपोषी का क्या होगा, पौधे होंगे। अब पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इनमें भी कई एक पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते, तो वो परपोषी कहलाते हैं। भाई विषमपोषी होते हैं वो, या परपोषी कह सकते हैं। जैसे अमर में स्वपोषी या परपोषी का उदाहरण परपोषी नंबर सेकंड। अब देखिए स्वपोषी, स्वपोषी क्या करते हैं कि कुछ ऐसे जटिल कार्बनिक और जल को लेकर के और प्रकाश के प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या करते, भोजन बनाते हैं। जैसे पौधे, अब देखिए पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते। तो उसमें हमने बताया था आपको कि पौधे इजी है और एक सरल है, और जिससे अपना पोषण करते हैं। तो हम इसे समझ सकते हैं, हेडिंग डाल लें या स्वपोषी पोषण। क्या डालेंगे, स्वपोषी पोषण, क्योंकि स्वपोषी किस प्रकार से पोषण करते हैं तो वो समझते हैं पहले। अब देखिए स्वपोषी पोषण करेंगे, अपने शरीर का विकास करेंगे, तो जिसमें विकास करने में सहायक होता है। देखिए स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण किस प्रकार से करते हैं तो हमने बताया था स्वपोषी पोषण के लिए, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O, ये रिएक्शन है, यानी प्रकाश संश्लेषण। अब पोषण कर रहे हैं पौधे, किस प्रकार से अपना वृद्धि कर रहे हैं, आउट ग्रोथ है वो ग्रोथ निकाल रहे हैं, प्लस हाइट बढ़ रही है, प्लस उनका स्टेम जो तना है वो भी विकासशील हो रहा है, यानी उसका पोषण हो रहा है। तो उस चरण में किस किस प्रकार से पौधे अपना पोषण करते हैं, अपना जीवन पर्यंत लयबद्ध होकर के अपने ऊतकों का निर्माण करते रहते हैं, टिश्यूज। तो हमने बताया देखिए 6CO2, हमने क्या बताया कि पौधे श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। भाई सिंपल है। अब आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पौधे ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे सबसे अधिक पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कुछ ही होते हैं जैसे पीपल है, तो वो पौधे श्वसन करते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 12H2O,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया, H2O क्या है, जल है। भाई हमने बताया पौधे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कुछ जल की मात्रा ली और जिससे भोजन का निर्माण किया। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसमें किस किस की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। देखिए नंबर 1 सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, नंबर 2 क्लोरोफिल, और नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। और नंबर 4 प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल, उसके बाद जल। अब देखिए इस 4 परिस्थितियां होती हैं, प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। अब जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कहने का मतलब स्वपोषी नहीं होते, तो वो अपना भोजन नहीं बना पाते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता भाई। जैसे अमरवेल, अमरवेल अपना भोजन नहीं बना पाती है, लेकिन किसी पौधे पर डाल दो तो उस पौधे को वो धीरे धीरे नष्ट कर देती है, उसी से अपशोषण करती रहती है, उसी का शोषण करती है और धीरे धीरे पौधे को भी नष्ट कर देती है, बाद में खुद भी नष्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं अमरवेल। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण, अब प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर ये परिस्थितियां नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब 6CO2 प्लस 12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल है। उसके बाद क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये उपस्थित है। उसके बाद में इस कंडीशन के बाद में पौधे ने बनाया क्या, ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज बना तो C6H12O6 और 6O2, यानी पौधे ने जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था और H2O जो जल था, दोनों ने मल्टी किया और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन्होंने ग्लूकोज का निर्माण किया। ग्लूकोज और फिर उसके बाद 6CO2 O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और H2O, पौधे के आंतरिक भागों तक जल भी पहुंचा और ग्लूकोज पहुंच करके पौधे के आंतरिक भागों में पोषण हुआ। यही प्रोसेस को हम बोलते सजीवों में पोषण, ये सजीव का पोषण हुआ। ऐसे ही पौधे भोजन अपना बनाते और बनाने के बाद में विकास करते रहते। तो ये कंडीशन हुई सजीवों की। तो अब समझते हैं हम विषमपोषी की, ये तो स्वपोषी की थी। तो देखिए विषमपोषी, विषमपोषी पोषण। अब देखिए विषमपोषी पोषण किस प्रकार से विषमपोषी जो होते हैं वो अपना पोषण करते हैं। तो देखिए हमने बताया था विषमपोषी, कुछ जीव और कुछ पौधे, पौधे तो भाई सरलता से भोजन का निर्माण कर सकते हैं और अपना पोषण कर सकते हैं, लेकिन जो जीव होते हैं जो विषमपोषी होते हैं वो अपना भोजन आसानी से नहीं कर पाते और वो बहुत अपनी जटिलता के साथ में पोषण करते हैं, जिसमें समझेंगे हम पोषण के लिए। अब देखिए विषमपोषी, अब विषमपोषी में भाई समझेंगे हम, जैसे हमने बताया था कि कुछ जीव होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं,
देखिए मनुष्य पौधों पर निर्भर निर्भर रहता है, जिससे अनाज हुआ, जिससे फूड प्राप्त किया। और कुछ ऐसे विषमपोषी जीव होते हैं, जैसे लीच। लीच, जोंक, जू, ये सभी क्या है, विषमपोषी। यानी कहने का मतलब जीवों के आंतरिक अंगों में रह करके ये निर्माण करते रहते हैं, और ये रक्त चूसते रहते हैं। तो ये क्या है, विषमपोषी, दूसरे से पोषण कर रहे हैं, विषमपोषी। ऐसे ही जीव, मनुष्य। अब देखिए इनमें कुछ फोर्स को यानी पोषण करने के लिए अंतर्ग्रहण को संरचना अलग अलग होती है। जैसे हमने बताया था अमीबा। अमीबा क्या है, अमीबा के अंदर एक क्या होता है कि ये एक खाद्य धानी होती है। और ये क्या करता है, जब इसके पास में कोई जीव आ जाता है तो ये रिक्तिका को बढ़ाता जाता है, और फिर अंत में अपनी रिक्तिका को एक सूक्ष्म करके उसी में उसे उस जीव को पकड़ लेता है, जिससे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, अमीबा। तो इसमें कहने का मतलब कंडीशंस, विषमपोषी जो भी जीव हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन मनुष्य, मनुष्य क्या है, मनुष्य के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और उस सिस्टम में क्या करता है, मनुष्य पोषण करता है। तो पोषण के साथ में देखिए विषमपोषी पोषण है, जैसे लीच और जोंक। अब हमने बताया आपको पोषण, तो ये लीच और जोंक ये तो थे विषमपोषी पोषण। अब देखिए मनुष्य, मनुष्य को समझाते हैं, यानी ह्यूमन। ह्यूमन, देखिए मनुष्य, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पोषण के लिए अनेक ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, और वो ऑर्गन मिलकर के यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एक तंत्र, अनेक अंग मिलकर के एक समूह बनाते हैं, और वह समूह क्या कहलाता है, तंत्र। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मनुष्य में, अब मैंने बताया था आपको कुछ जीव होते हैं जटिलता से सरलता से भोजन को प्राप्त करते हैं, कुछ जटिलता से प्राप्त करते हैं। तो देखिए तो मनुष्य जटिलता से यानी जटिलता से भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए कैसे, अब मनुष्य के अंदर हमने बताया था दो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां। अब देखिए जैसे यकृत, आप समझ लीजिए यकृत, ठीक है, जिसे हम लीवर बोलते हैं, ठीक है ना, लीवर। ठीक है, ये जो लीवर होता है, लीवर, यकृत, इसको ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसे ग्रंथि क्यों कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत समझने की बात है, ये ग्रंथि इसलिए कहा जाता है, ग्रंथ, ग्रंथ में क्या होता है कि इसको लीवर को ग्रंथ क्यों कहा, क्योंकि अब देखिए ग्रंथ हम उन्हें कहते हैं जिनमें देखिए रस, ठीक है, यानी जूस, एंजाइम, एंजाइम और हार्मोन, हार्मोन्स यानी रस, एंजाइम, हार्मोन्स। जिन ग्रंथियों से रस, भाई ग्रंथि तो नाक भी है, हमारे कान भी है, माउथ भी है, लेकिन इनको ग्रंथि क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि
इनसे कोई एंजाइम स्रावित नहीं हो रहा है। और ग्रंथि उसे नाम दिया जाता है, डक्ट उन्हें ही बोलते हैं, नलिकाएं उन्हें ही कहा जाता है, ग्रंथियां उन्हें ही बोला जाता है जिनसे रस और एंजाइम और हार्मोन स्रावित हो। ठीक है ना, तो इन्हें हम ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथ क्यों कहते हैं समझिए, इसीलिए इसे ग्रंथि बोला जाता है। बहुत समझने की बात है, अगर ये नहीं समझा तो समझ में आगे नहीं आएगा। तो ग्रंथि रस एंजाइम हार्मोन। अब देखिए ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, हमने पहले ऑलरेडी बता रखा है कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। तो नंबर एक मैंने बताया था आपको, नंबर एक समझेंगे ऐसी ग्रंथियां भाई जो ऐसी ग्रंथियां जो रस या एंजाइम स्रावित करती हैं उन्हें हम बोलते हैं, जो रस या एंजाइम स्रावित करती है उन्हें बोलते हैं हम बाह्य स्रावी ग्रंथियां। बाह्य स्रावी ग्रंथियां यानी ऐसी ग्रंथियां जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, रस या एंजाइम जूस या एंजाइम स्रावित करती हैं उन्हें हम कहते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियां। अब बाह्य स्रावी ग्रंथियों के बाद बात आती है हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन कौन सी ग्रंथियां स्रावित करती हैं? तो ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती हैं भाई, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जूस या हार्मोन जूस या एंजाइम स्रावित करती हैं उन्हें हम बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जो कहने का मतलब हार्मोन स्रावित करती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? हार्मोन्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते कैसे हैं? पहला तो समझ लो हार्मोन से जो स्रावित करती है उन्हें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बाह्य स्रावी किन्हें कहते हैं? रस या एंजाइम स्रावित करती है उन्हें कहते हैं। दूसरी बात में अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है कि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथियों की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन दीजिए, तो देखिए बाह्य स्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं, नलिकाएं उपस्थित होती, डक्ट होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिका नहीं होती, डक्ट नहीं होती, यानी बिना नलिका विहीन होती है, उन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। जैसे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय और वृषण अंडाशय। तो कहने का मतलब ऐसी ग्रंथियां जिनमें कोई डक्ट नहीं होती, कोई नलिका नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जिनमें डक्ट अर्थात नलिकाएं उपस्थित होती हैं उन्हें हम बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियां। तो ये ध्यान देने की बात है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो प्रिय दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना न भूलें। भाइयों हमारी मेहनत आपकी मेहनत, अगर मुझे आप उत्साह देते रहेंगे तो मैं ऐसी ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्रिय दोस्तों अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। कामना करता हूँ आपके भविष्य में उज्ज्वल कामनाएं, आपके हार्दिक स्वागत के साथ साथ आप सदैव प्रसन्न रहें, आपके घर परिवार में समृद्धि बनी रहे। तो भाइयों मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और चींटी चढ़ती है 100 बार लेकिन फिर भी नाकाम नहीं होती। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से ही भाइयों सफलता प्राप्त होती है। टाइम एंड टाइट वेट फॉर ननी और वेट वर्क। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, ये तो व्यापारिक हवाओं जैसा चलता रहता है। तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन।